बेस टेन कंपैरिजन के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करते हैं। देखो एक बार मैं इसको कंसेप्ट को रिव्यू कर देता हूँ। बेस टेन कंपैरिजन के लिए 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। एक तो हमने बात की थी बेस टेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। सेकंड हमने कहा कि अगर हमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बेस टेन कंपैरिजन करना है तो सेकंड फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक। और इन फैक्टर्स के अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो सबसे पहले कंपैरिजन में हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या फैक्टर कंसीडर करना होता है, रेजोनेंस। लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा होगा, कंपाउंड का आप कह सकते हैं बेसिक नेचर उतना कम हो जाएगा। सेकंड फैक्टर में कंसीडर करना होता है सीक्वेंस में परसेंटेज एस कैरेक्टर। जिस नाइट्रोजन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, अंडरस्टूड है उसकी ईएन ज्यादा होगी, ईएन ज्यादा होगी तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी मतलब बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इनवर्स रिलेशन है। और उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि इंडक्टिव और स्टेरिक में एक कंपटीशन होता है, एक फाइट होती है, और इस फाइट में विनर कौन होगा ये कंडीशनल होता है, और उस कंडीशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आगे डिस्कस करूंगा, ऐसा मैंने आपसे कहा था। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी दिए थे उन क्वेश्चंस में मैंने 3 फैक्टर्स को मिक्स किया था, रेजोनेंस, परसेंटेज एस कैरेक्टर और इंडक्टिव। और इन 3 फैक्टर्स में सीक्वेंस फिक्स है, पहले रेजोनेंस देखना है, फिर परसेंटेज एस कैरेक्टर देखना है और फिर आई इफेक्ट देखना है। इन दोनों फैक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन में आगे डिस्कस करूंगा। और इन पर बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, इसके अलावा क्वेश्चन जो आपको ट्राई करने थे वो असाइनमेंट, उसके आंसर्स मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो कंपाउंड्स दिए हुए इन कंपाउंड्स के बेस स्ट्रेंथ में सबसे पहले तो आपको देखना है रेजोनेंस। तो ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस नहीं है। इन दिस केस अगेन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, क्योंकि यहां पर भी लोन पेयर का कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहां पर मेंटेन नहीं हो रहा है जो रेजोनेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। और थर्ड कंपाउंड में भी आप देख सकते हैं देयर इज नो रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो तीनों में रेजोनेंस एब्सेंट है, और रेजोनेंस अगर एब्सेंट है तो अब कंपैरिजन के लिए सेकंड फैक्टर आपको लिखना होगा, दैट इज परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या आप बता सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज sp3। सेकंड कंपाउंड में sp3, थर्ड कंपाउंड में 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर के साथ में ये भी sp3। अब तीनों में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम है तो अब कंपैरिजन के लिए थर्ड फैक्टर में लेना होगा, एंड दैट इज आई इफेक्ट। और ध्यान देना, आई इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इन 3 अमाइंस में आई इफेक्ट के लिए जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है। आप ध्यान देना, आई इफेक्ट के लिए हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, क्योंकि बाकी पार्ट तो आप सब में कह सकते हैं कॉमन है। और इसमें अगर हम बात करें तो एल्काइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल इज माइनस आई, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल है माइनस आई। और जैसे कि हमने कहा बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम बात कर सकते हैं अमंग दीस 3 अमाइंस 1 डिग्री शुड बी मोस्ट बेसिक, क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। अब सेकंड और थर्ड दोनों में माइनस आई है, दोनों में अगर आप माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर करें तो यहां पर sp2 कार्बन है, यहां पर sp कार्बन है, sp कार्बन की EN ज्यादा होती है, तो इट्स माइनस आई इफेक्ट इज मोर एंड इट्स माइनस आई इफेक्ट इज लेस। और माइनस आई जितना ज्यादा होगा हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगी। तो फिर तो इन दोनों में सेकंड कंपाउंड विल बी मोर बेसिक देन थर्ड, क्योंकि थर्ड में माइनस आई ज्यादा है तो इसकी बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर बात ये? तो इस केस में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इथाइलामाइन, एनिलीन, बेंजाइलामाइन एंड मिथाइलामाइन। देखो जो कंपाउंड्स आपको यहां पर दिए हुए हैं उनमें फर्स्ट कंपाउंड आपको दिया हुआ है इथाइलामाइन, सेकंड कंपाउंड आपको दिया है इसमें एनिलीन, थर्ड कंपाउंड इज बेंजाइलामाइन CH2NH2, दिस इज बेंजाइलामाइन, और एक आपको दिया है मिथाइलामाइन। देखो कंपैरिजन में सीक्वेंस वही रहेगा। सबसे पहले तो चेक करो रेजोनेंस, यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, सो इट इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। थर्ड में अगेन देयर इज नो रेजोनेंस, और फोर्थ में भी रेजोनेंस एब्सेंट है। तो फिर तो आप ध्यान देना, रेजोनेंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं
कि फोर्थ कंपाउंड इसमें लीस्ट बेसिक हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस विल डिक्रीज बेस स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, क्योंकि लोन पेयर का अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में क्योंकि रेजोनेंस एब्सेंट है तो अब कंपैरिजन का बेसिस होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहां पर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां पर भी नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें भी sp3 है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर तो इक्वल हो गए। तो अब बात करेंगे आई इफेक्ट की। चलो ध्यान देना, इस केस में इथाइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप, यहां पर हम बात कर सकते हैं इथाइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप, इन दिस केस फिनाइल ग्रुप इज माइनस आई ग्रुप एंड इन दिस केस मिथाइल ग्रुप इज अगेन प्लस आई ग्रुप। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस बेस स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, क्योंकि प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट है, फोर्थ में भी प्लस आई इफेक्ट है, तो फिर तो यस यहां पर सेकंड सबसे लास्ट में था, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से सेकंड सबसे लास्ट में था। अब 1 एंड 4 में हम कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट है, जबकि थर्ड में माइनस आई इफेक्ट है, तो 1 एंड 4 विल बी मोर बेसिक देन थर्ड। ये बात समझ में आ रही है? सेकंड को सबसे लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि सेकंड में रेजोनेंस था। अब 1 एंड 4 में अगर बात की जाए दोनों में प्लस आई है, अगर हम यहां पर प्लस आई को कंपेयर करें फॉर मोर और लेस, तो ध्यान देना इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में, तो हियर इट इज प्लस आई इफेक्ट दैट इज मोर व्हाइल इन दिस केस प्लस आई इफेक्ट इज लेस। तो फिर तो फर्स्ट में अगर प्लस आई ज्यादा है तो फर्स्ट ज्यादा बेसिक होगा फोर्थ के कंपैरिजन में, तो यहां पर अगर बात की जाए तो 1 इज मोर बेसिक देन फोर्थ। क्या समझ में आया? अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान देना, जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं इनमें सबसे पहले रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर रेजोनेंस एब्सेंट है, इस केस में रेजोनेंस एब्सेंट, यहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट है। इन दिस केस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, सो रेजोनेंस इज प्रेजेंट, यहां पर रेजोनेंस एब्सेंट। तो फिर तो रेजोनेंस के बेसिस पर सेकंड को किया गया सबसे लास्ट में, सेकंड यहां पर लीस्ट बेसिक है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और अब अगर बात करें 1 एंड 3 में, तो दोनों में रेजोनेंस एब्सेंट है, तो अब कंपैरिजन का बेसिस होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। सीक्वेंस वही है, देखो यहां पर नाइट्रोजन अगेन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इन दिस केस आल्सो नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो दोनों में परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल है। तो अब बात होगी इंडक्टिव इफेक्ट की। जरा ध्यान देना, यहां पर ये ग्रुप जो है ये माइनस आई ग्रुप है और पॉइंट ऑफ डिफरेंस में यहां पर इसके लिए आप कह सकते हैं प्लस आई ग्रुप है। मैंने पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिया है क्योंकि ये पार्ट दोनों में कॉमन है। अब जैसा कि हम बात करते हैं कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस बेस स्ट्रेंथ व्हाइल माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस बेस स्ट्रेंथ, तो फिर तो थर्ड विल बी मोर बेसिक देन 1 और सेकंड तो सबसे लास्ट में था ही क्योंकि इसमें रेजोनेंस था। नेक्स्ट इनमें अगर हम बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो फिर से अगर रेजोनेंस की बात की जाए तो देखो फर्स्ट में लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सेकंड में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो इट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। इन थर्ड देयर इज नो रेजोनेंस एंड इन फोर्थ अगेन लोन पेयर इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। तो फिर तो हम कह सकते हैं क्योंकि सेकंड और फोर्थ में रेजोनेंस है तो फिर सेकंड एंड फोर्थ विल बी लेस बेसिक देन 1 एंड 3, क्योंकि 1 एंड 3 में रेजोनेंस एब्सेंट है जबकि 2 एंड 4 में रेजोनेंस प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में? अब अगर बात की जाए 2 एंड 4 की, तो देखो सेकंड में लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद 1 पाई बॉन्ड व्हाइल इन फोर्थ रेजोनेंस इज मोर, यहां पर 3 पाई बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो इस केस में आप कह सकते हैं रेजोनेंस इज लेस, यहां पर आप कह सकते हैं रेजोनेंस इज मोर, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगी, तो फिर तो फोर्थ विल बी लेस बेसिक देन सेकंड ड्यू टू मोर रेजोनेंस। आ रही बात समझ में? अब 1 एंड 3 में हमने कहा रेजोनेंस एब्सेंट है, तो कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? आई इफेक्ट। चला ध्यान देना, यहां पर इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, H का तो कोई आई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस केस में आप कह सकते हैं दिस नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद दिस सैचुरेटेड कार्बन चेन एंड आल्सो विद दिस सैचुरेटेड कार्बन चेन, तो यहां पर आप कह सकते हैं दो डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा इस नाइट्रोजन के लिए। इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, H का तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन इसमें दो डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, जबकि यहां पर अगर बात की जाए तो इसमें दो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन्स का कोई आई इफेक्ट नहीं, लेकिन इस एक अल्काइल ग्रुप से एक डायरेक्शन से यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। अब यहाँ पर एक ही डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट है, जबकि यहाँ पर दो डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट है, तो फिर तो यहाँ पर आप कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट इज मोर। और अगर प्लस आई इफेक्ट वन में ज्यादा है तो फिर तो फर्स्ट विल बी मोर बेसिक देन थर्ड। सो दिस इज अबाउट बेस स्ट्रेंथ ऑफ दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। नेक्स्ट आप ध्यान देना, सभी में अगर रेजोनेंस की बात की जाए तो देखो सभी में रेजोनेंस एब्सेंट है, इन सभी में रेजोनेंस इज एब्सेंट। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात की जाए, इन ऑल द फोर कंपाउंड्स नाइट्रोजन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब सभी में परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इक्वल है, क्योंकि सभी में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो भी इक्वल हुआ। तो अब कंपैरिजन का बेसिस होगा आई इफेक्ट। और अब आप ध्यान देना, देखो इस केस में फिर से दो डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। एक हाइड्रोजन है, H का कोई इफेक्ट नहीं, यहां पर दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, इस एल्काइल ग्रुप से एक डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, यहां भी एक डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, और इसमें दो डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। तो फिर तो एक बात तो पक्का है देखो कि फर्स्ट और फोर्थ में दो डायरेक्शन से प्लस आई ग्रुप इफेक्ट है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं नाइट्रोजन से दो प्लस आई ग्रुप अटैच्ड है, जबकि सेकंड और थर्ड में एक ही प्लस आई ग्रुप अटैच्ड है। तो फिर तो ये तो कंफर्म है कि 1 एंड 4 में जो प्लस आई होगा वो सेकंड एंड थर्ड से ज्यादा होगा, और 1 एंड 4 में अगर प्लस आई ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा बेसिक होंगे 2 एंड 3 से। क्यों? क्योंकि 1 एंड 4 में जो प्लस आई ग्रुप है वो दो अटैच्ड है, जबकि 2 एंड 3 में जो प्लस आई ग्रुप है वो एक ही डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होता है। ये क्लियर? अब आप देखो 1 एंड 4 में अगर मैं नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट की बात करूं तो वो तो इक्वल है, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप की बात करूं तो वो तो इक्वल है। यहां भी दो डायरेक्शन से प्लस आई है और यहां भी दो डायरेक्शन से प्लस आई, तो अगर नंबर इक्वल है तो बात करेंगे पावर की। और पावर में आप देखो यहां पर 4 सैचुरेटेड कार्बन है चेन में, जबकि यहां पर 5 सैचुरेटेड कार्बन है। क्या मैं कह सकता हूं, जैसे हम अल्काइल ग्रुप में कहते हैं कि मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्काइल ग्रुप मोर विल बी इट्स प्लस आई इफेक्ट। जैसे मिथाइल से प्लस आई ज्यादा होता है इथाइल का, तो जितने ज्यादा सैचुरेटेड कार्बन चेन होंगे प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। मतलब आप कह सकते हैं फोर्थ में प्लस आई ज्यादा होगा फर्स्ट से, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन एटम से सैचुरेटेड, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 सैचुरेटेड कार्बन है, तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। तो फिर तो फोर्थ विल बी मोर बेसिक देन फर्स्ट। और ऐसा ही डिफरेंस 2 एंड 3 में आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है उसमें 6 कार्बन है, और यहाँ जो अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है उसमें 5 कार्बन है, तो फिर तो सेकंड में प्लस आई ज्यादा होगा। सो सेकंड विल बी मोर बेसिक देन थर्ड। लेकिन एक बात समझ लेना, कोई अगर ये कहे कि सर इसमें तो 4 कार्बन है और यहां पर सर 6 कार्बन है, तो इसमें प्लस आई ज्यादा क्यों नहीं? तो देखो स्ट्रेंथ से पहले हम क्या देखते हैं? नंबर। याद करो, पावर से पहले क्या देखते हैं? नंबर। तो यहां पर एक ही ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है, जबकि इसमें दो साइड से प्लस आई इफेक्ट है, तो नंबर डोमिनेट्स ओवर पावर, इसलिए नंबर के बेसिस पर हमने इसको ज्यादा बेसिक रखा इस कंपाउंड से। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट बेस स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में जो कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं, देखो इनमें बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए सबसे पहला फैक्टर तो वही रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो आप ध्यान देना, यहां पर फर्स्ट कंपाउंड जो हमें दिया है, इस कंपाउंड में हम बात कर सकते हैं रेजोनेंस इज एब्सेंट, यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो यहां पर भी लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस केस में भी रेजोनेंस एब्सेंट। और थर्ड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो इसमें भी रेजोनेंस एब्सेंट है, यहां पर भी रेजोनेंस एब्सेंट है। तो इसका मतलब आप देखो इन ऑल द 3 कंपाउंड्स रेजोनेंस इज एब्सेंट, सो द नेक्स्ट फैक्टर टू कंपेयर देयर बेस स्ट्रेंथ विल बी परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए तो यहां पर नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है। सेकेंड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो इस केस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp2, और थर्ड कंपाउंड में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं नाइट्रोजन में परसेंटेज एस कैरेक्टर डिफरेंट है। और आप देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर डिफरेंट है तो फिर तो हमने डिस्कस किया बेस स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, क्योंकि आप देखो इन 3 कंपाउंड्स में अगर बात की जाए तो यहां पर नाइट्रोजन में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है 50%,
और अगर परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर ज्यादा है तो इसकी EN ज्यादा होगी, और EN अगर ज्यादा होगी तो लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और अगर लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी तो बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब इस कंपाउंड की बेस स्ट्रेंथ इन 3 में आप कह सकते हैं लीस्ट होगी, और इस कंपाउंड की बेस स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम है। तो इस केस में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, 2 and 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर 3 to 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट कंपाउंड्स की अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए तो यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है। इन दिस कंपाउंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है प्रेजेंट। सेकेंड कंपाउंड में रेजोनेंस एब्सेंट, थर्ड कंपाउंड में भी रेजोनेंस एब्सेंट है, और फोर्थ कंपाउंड में भी रेजोनेंस एब्सेंट है। अब जरा ध्यान देना, देखो फर्स्ट कंपाउंड में अगर रेजोनेंस प्रेजेंट है तो फिर रेजोनेंस के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड विल बी लीस्ट बेसिक, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी 100% नहीं रहेगी, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के कंपैरिजन में। अब बात की जाए 2, 3, 4 में, तो देखो 2, 3, 4 में रेजोनेंस एब्सेंट है तो नेक्स्ट फैक्टर क्या लिया जाए, परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहाँ पर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस केस में नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं, देखो सेकेंड और फोर्थ में परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन इज लेस एज कंपेयर टू इन थर्ड। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इन दिस केस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि इन दोनों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है 33%, दैट इज मोर एज कंपेयर टू इन सेकेंड एंड फोर्थ विच इज 25%। और अगर इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो EN ज्यादा होगी, EN ज्यादा होगी तो लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और अगर लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी तो इस कंपाउंड की बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी सेकंड और फोर्थ के कंपैरिजन में। मतलब अगर बात की जाए तो सेकंड एंड फोर्थ आर मोर बेसिक देन थर्ड, और फर्स्ट तो ऑलरेडी लास्ट में रेजोनेंस की वजह से। अब बात करते हैं सेकंड एंड फोर्थ में, देखो सेकंड एंड फोर्थ में परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल है, तो अब कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, नेक्स्ट फैक्टर इज आई इफेक्ट। और यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में दिस इज प्लस आई ग्रुप अटैच्ड विद नाइट्रोजन, यहां पर इस अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा नाइट्रोजन के लिए। फोर्थ कंपाउंड में अगर बात की जाए तो यहां पर 2 प्लस आई ग्रुप्स आर बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, इस केस में नाइट्रोजन से 2 प्लस आई ग्रुप अटैच्ड हैं, और अगर 2 प्लस आई ग्रुप अटैच्ड हैं तो फिर तो इस केस में हम कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट इज मोर, एंड इफ प्लस आई इफेक्ट इज मोर बेस स्ट्रेंथ विल बी मोर, सो इन दिस केस फोर्थ विल बी मोर बेसिक देन सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, 2, 3 and 1। क्या क्लियर हो रही बात है? इस केस में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आप ध्यान देना, अगर आप रेजोनेंस की बात करेंगे तो इन फर्स्ट लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद दिस CO ग्रुप, इन सेकंड अगेन लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद CO ग्रुप, इन थर्ड लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद CO ग्रुप, बट आप ध्यान देना in case of third not only with CO group this lone pair is also in conjugation with this pi bond। तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस लोन पेयर का इस pi bond के साथ में भी रेजोनेंस होगा। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर इन रेजोनेंस इज विद 2 pi bonds, जबकि यहां पर एक ही pi bond के साथ रेजोनेंस है और यहां पर भी एक ही pi bond के साथ रेजोनेंस है, या आप कह सकते हैं यहां पर एक सिस्टम के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहां पर भी वन सिस्टम के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और यहां पर लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट 2 सिस्टम के साथ में रेजोनेंस। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि थर्ड में रेजोनेंस मैक्सिमम है। थर्ड में अगर बात की जाए तो यहां पर रेजोनेंस मैक्सिमम है, और देखो लोन पेयर का जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट होगा रेजोनेंस में, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उतना कम हो जाएगी, तो फिर तो बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब इन 3 कंपाउंड्स पर अगर बात की जाए तो थर्ड इज लीस्ट बेसिक, थर्ड तो यहां पर सबसे कम बेसिक होगा। अब पॉइंट यहां पर आता है कि फर्स्ट और सेकंड में दोनों में लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट CO ग्रुप के साथ में, बट स्टिल यहां पर डिफरेंस क्या आप ध्यान देना, इस केस में आप देखो दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद CO ग्रुप, और क्या मैं कह सकता हूं दिस CO ग्रुप इज 100% इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद दिस लोन पेयर। जबकि सेकंड में अगर बात की जाए तो ध्यान देना सेकंड में लोन पेयर का जिस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस है वो CO ग्रुप इस पाई बॉन्ड के साथ में भी तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा ना। आप ध्यान देना यहां पर हम कह सकते हैं दिस पाई बॉन्ड is also using CO group
फॉर रेजोनेंस, तो फिर तो यहां पर मैं बात कर सकता हूं कि लोन पेयर के लिए CO ग्रुप के साथ में जो रेजोनेंस की अवेलेबिलिटी है, ध्यान देना, CO ग्रुप की लोन पेयर के साथ में रेजोनेंस के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो यहां पर कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर CO ग्रुप की आप कह सकते हैं दो सिस्टम के साथ में शेयरिंग हो रही है। इस CO ग्रुप को लोन पेयर यूज कर रहा है रेजोनेंस के लिए और इसी CO ग्रुप को पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है, तो फिर तो CO ग्रुप यहां पर क्या हुआ, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में शेयर हो गया। जबकि यहां पर CO ग्रुप की शेयरिंग नहीं हो रही है, यहां पर CO ग्रुप को लोन पेयर 100% रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर लोन पेयर का CO ग्रुप के साथ में जो रेजोनेंस है वो 100% है, लेकिन यहां पर लोन पेयर का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस जो है वो 100% नहीं है, उससे कम है। क्यों? क्योंकि इस CO ग्रुप को ये पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर CO ग्रुप दो के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो किसी एक के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? एक तरह से आप कह सकते हैं ये पाई बॉन्ड इस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस करके ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, लोन पेयर के रेजोनेंस को कॉम्पीट कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर जिस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड भी उसी CO ग्रुप को रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि लोन पेयर के लिए जो CO ग्रुप की अवेलेबिलिटी है वो 100% ना करके उससे कम है। मतलब आप ध्यान देना, यहां पर आप कह सकते हैं इस लोन पेयर के लिए CO ग्रुप अवेलेबल है, वो भी 100% अवेलेबल नहीं है, जबकि यहां पर लोन पेयर के लिए CO ग्रुप अवेलेबल है और वो 100% अवेलेबल है। और थर्ड में आप ध्यान देना, यहां पर लोन पेयर के लिए CO ग्रुप 100% अवेलेबल है और CO ग्रुप तो 100% अवेलेबल है ही, ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड और अवेलेबल है रेजोनेंस के लिए। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस लोन पेयर का कहां पर हुआ, थर्ड में। और लोन पेयर का अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा थर्ड में है तो उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। और बता सकते हैं लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट सबसे कम कहां पर है, सेकंड में, क्योंकि यहां पर लोन पेयर जिस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है वो CO ग्रुप भी रेजोनेंस के लिए 100% अवेलेबल नहीं है, उस CO ग्रुप को इवन पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है। तो यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट आप कह सकते हैं मिनिमम होगा। और अगर यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट मिनिमम है तो फिर तो इस कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर अगर बात की जाए तो सेकंड इज मोस्ट बेसिक, देन इट इज फर्स्ट, और थर्ड इसमें लीस्ट बेसिक हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करूं तो यहां पर हम कह सकते हैं इस लोन पेयर के लिए रेजोनेंस के लिए कितने सिस्टम अवेलेबल है, 2 सिस्टम। 2 सिस्टम के साथ में लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। यहां पर लोन पेयर एक सिस्टम के साथ रेजोनेंस कर रहा है और यहां पर लोन पेयर एक सिस्टम के साथ में भी नहीं, एक से भी कम सिस्टम के साथ रेजोनेंस कर रहा है, क्योंकि जिस एक सिस्टम के साथ में रेजोनेंस कर रहा है उस एक सिस्टम को दूसरा पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स का बेसिक कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान देना, इन 3 नाइट्रोजन्स का आपको बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। अब आप देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए रेजोनेंस की तो ध्यान देना, इन दिस केस लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद दिस CO ग्रुप। यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। अगर बात की जाए बीटा नाइट्रोजन के लोन पेयर की तो यहां पर भी लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है इस C डबल बॉन्ड N के साथ में। लेकिन आप देखो गामा नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और अगर गामा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं आ रहा है किसी भी पाई बॉन्ड के साथ में, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं गामा नाइट्रोजन विल बी मोस्ट बेसिक अमंग दीस 3। ये बात समझ में आ गई? अब आप ध्यान देना, देखो अल्फा में भी रेजोनेंस है, बीटा में भी रेजोनेंस है, और अगर दोनों में रेजोनेंस है तो याद करें हमने डिस्कस किया है रेजोनेंस में हम कंपैरिजन करते हैं कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग। आप ध्यान देना, यहां पर आप बता सकते हैं लोन पेयर के साथ में रेजोनेंस पे कौन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू कहां ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन पर। तो यहां पर आप कह सकते हैं लोन पेयर का के साथ में रेजोनेंस पे कौन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन। और यहां पर लोन पेयर बीटा वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में रेजोनेंस पे कौन इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर यहां पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है और यहां पर अगर नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन को रिटेन करने की पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है। तो फिर तो ये रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रांग होगा इसके कंपैरिजन में। और रेजोनेंस जितना स्ट्रांग होगा, या कहा जाए लोन पेयर का जितना स्ट्रांग रेजोनेंस पे इन्वॉल्वमेंट होगा, बेसिक कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा। तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं बीटा विल बी मोर बेसिक देन अल्फा, और गामा सबसे ज्यादा बेसिक क्योंकि इसका तो रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और बीटा और अल्फा में अगर बात की जाए तो इन दोनों में रेजोनेंस है, और इन दोनों में हमने कंपैरिजन किस बेसिस पर किया है,
KKR, याद करो कौन कितना रूल। तो कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट ऑक्सीजन के साथ में है और यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नाइट्रोजन के साथ में है, तो ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रांग होगा और लोन पेयर का जितना स्ट्रांग रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर उतना कम हो जाएगा। तो इसलिए बीटा विल बी मोर बेसिक देन अल्फा। सो दिस इज अबाउट बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ 3 नाइट्रोजन्स प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट 3 नाइट्रोजन्स में हमने बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन किया है। क्लियर होगी बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो कंपाउंड्स दिए हैं, इन कंपाउंड्स का हमें बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है। अब आप देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए रेजोनेंस की, तो ध्यान देना फर्स्ट कंपाउंड में नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेकंड में देयर इज नो रेजोनेंस, थर्ड में अगर बात की जाए तो दिस कंपाउंड इज पायरिडीन, दिस कंपाउंड इज पायरिडीन, और इसमें भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं मिलता है। जबकि फोर्थ में अगर बात की जाए इट इज पायरॉल, ये कंपाउंड यहां पर पायरॉल है, और पायरॉल में अगर बात की जाए तो लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर तो अगर बात की जाए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में अगर रेजोनेंस एब्सेंट है तो फिर तो 1, 2 and 3 will be more basic than 4th since resonance is present in 4th while absent in 1, 2, 3। ये बात समझ में आ रही है? और अब जरा ध्यान देना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में रेजोनेंस एब्सेंट है, तो अब कंपैरिजन का बेसिस परसेंटेज एस कैरेक्टर। जरा ध्यान दो, फर्स्ट में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सेकंड में भी नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो फिर तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पर, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, बेस स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, क्योंकि 1 and 2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर थर्ड से कम है, तो फिर तो 1 and 2 विल बी मोर बेसिक देन थर्ड एंड दैट इज मोर बेसिक देन फोर्थ। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर जो हमने कंपैरिजन किया है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पर कंपैरिजन किया है। और अब अगर बात की जाए 1 and 2 की, तो ध्यान दीजिएगा 1 and 2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल है, तो अब कंपैरिजन का बेसिस होगा आई इफेक्ट। और जरा ध्यान देना, आई इफेक्ट के लिए अगर मैं इन दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। जरा देखो, इसमें सैचुरेटेड कार्बन है और सैचुरेटेड कार्बन शोज प्लस आई इफेक्ट, व्हाइल ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल शो माइनस आई इफेक्ट। और अब अगर बात की जाए तो देखो, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को कम करेगा। तो फिर तो यहां अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसमें लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। फर्स्ट विल बी मोर बेसिक देन सेकंड। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक बात ध्यान देना, देखो थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड में मैंने आपसे कहा पायरिडीन में रेजोनेंस एब्सेंट है, जबकि पायरॉल में रेजोनेंस प्रेजेंट है। इन दोनों का कंपैरिजन मैं आपको क्लियर करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इसे समझना अच्छे से। This is pyridine and this is pyrrole. very important comparison between these two compounds. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत अच्छे से, आप ध्यान दीजिएगा। देखो, दोनों कंपाउंड्स में अगर आप नाइट्रोजन को कंपेयर करें तो ध्यान देना, इस कंपाउंड में अगर बात की जाए तो यहां पर नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। यहां पर अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस केस में भी अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर भी हमें नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिलता है। इन बोथ द कंपाउंड्स नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये इन दोनों कंपाउंड्स में एक सिमिलैरिटी है, लेकिन अगर मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं तो ध्यान देना,
in this case, although it appears to be that this lone pair is in conjugation with pi bond, अगर आप कंपाउंड में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लोन पेयर pi bond के साथ conjugated सिस्टम है, but still this lone pair does not participate in resonance. ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, while in this case same this lone pair is in conjugation with pi bond and it participates in resonance. यहां पर अगर बात की जाए तो लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है. अब पॉइंट ये आता है कि इस केस में लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, जबकि यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. ऐसा क्यों? जरा ध्यान देना. देखो, क्या मैं बात कर सकता हूं, अगर फर्स्ट कंपाउंड में पायरिडीन में अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व, पायरिडीन में अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो क्या मैं बात कर सकता हूं sp2 नाइट्रोजन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन will have 3 sp2 hybridized orbitals and 1 unhybridized p orbital. होगा ऐसा? क्या मैं बात कर सकता हूं, अगर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर तो देखो इसके पास आप कह सकते हैं 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे और इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस नाइट्रोजन विल हैव 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. अब जरा ध्यान दो. देखो, ये आप जानते हैं कि जब नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है तो उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5. ये होता है व्हेन नाइट्रोजन इज न्यूट्रल इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल. क्लियर बात ये? और अगर नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ध्यान देना, यहां पर अगर हम बात करें तो देखो इस केस में यहां पर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमने कहा भाई न्यूट्रल नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल. और अब अगर मैं इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में फिल करता हूं, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे? 3 sp2 एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. और एक बात ध्यान देना, देखो अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर नाइट्रोजन न्यूट्रल है, जैसे कि हम बात करते हैं कि इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से अगर आप ध्यान दें तो आउट ऑफ दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स 2 electrons are involved in formation of sigma bonds, 1 electron is involved in formation of pi bond, and the remaining 2 electrons are present in the form of lone pair. समझना इस बात को. देखो इस नाइट्रोजन के अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से क्या मैं कह सकता हूं, 1 electron is involved in formation of this sigma bond, 1 electron is involved in formation of this sigma bond, 1 electron is involved in formation of pi bond, and 2 electrons are present in the form of lone pair. ये तो नाइट्रोजन के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना. तो आप देखो यहां पर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से 1 electron is involved in formation of sigma bond, 1 more electron is involved in formation of sigma bond, 1 electron is involved in formation of pi bond, and 2 electrons are present in the form of lone pair. ये नाइट्रोजन के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अब आप देखो अगर हम बात करें कि 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, 2 सिग्मा 1 पाई, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है. और अब मैं अगर इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो क्या आप बता सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं उनको हम कौन कौन से ऑर्बिटल्स में प्लेस करें? जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं उनको हम कौन कौन से ऑर्बिटल्स में प्लेस करें? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, ये 3 बॉन्ड्स जो यहाँ पर नाइट्रोजन के फॉर्मेशन में है, उन 3 बॉन्ड्स फॉर्मेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स का यूज हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इन sp2 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, 1 इन ईच. क्या ऐसा कह सकते हैं कि दोस 3 इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विल बी प्रेजेंट इन दीज 3 sp2 ऑर्बिटल्स, 1 इन ईच. बोल सकते हैं ऐसा कि यहाँ पर नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम इन sp2 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक sp2 ऑर्बिटल में प्लेस करेंगे. क्या ऐसा बोल सकते हैं? आंसर है नो. देखो इसलिए क्योंकि जो 3 बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं वो 3 बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है. यहां पर जो 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है वो 3 बॉन्ड्स सारे सिग्मा बॉन्ड्स नहीं है, 2 बॉन्ड्स आर सिग्मा एंड 1 बॉन्ड इज पाई बॉन्ड. अब ऐसे में आप सोचिए अगर 2 बॉन्ड सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है तो आपने पढ़ा होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के थ्रू होगा ना. जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो प्योर p ऑर्बिटल के थ्रू होगा. तो इसका मतलब आप कह सकते हैं
कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं उनमें आप कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं उनमें हम कह सकते हैं वन इलेक्ट्रॉन इज टू बी कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने इसलिए पी ऑर्बिटल में काउंट किया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा, क्योंकि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई? आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो जो यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है उसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, और बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उनको आप इन 3 sp2 में से कोई भी 2 sp2 में काउंट कर लो। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं now one electron will be considered to be present in sp2 orbital for sigma bond formation, one more electron will be present in sp2 orbital for sigma bond formation। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वो मैंने कंसीडर किए जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन है कि अब जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पर बचा कौन सा ऑर्बिटल? sp2। और अगर sp2 ऑर्बिटल बचा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नाउ द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स which are present in the form of lone pair will be present in sp2 orbital। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमने लोन पेयर को sp2 ऑर्बिटल में क्यों काउंट किया समझ में आ रहा है? क्यों कंसीडर किया समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बात सोचिए, अगर मैं यहाँ पर लोन पेयर को sp2 में काउंट कर रहा हूँ तो वो इसलिए है क्योंकि इस नाइट्रोजन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है, और 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 बॉन्ड सिग्मा है और 1 बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p के थ्रू हो रहा है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है वो p में प्रेजेंट होगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं तो वो 2 sp2 में प्रेजेंट हो गए। तो बचा sp2 ऑर्बिटल, तो फिर लोन पेयर किसमें प्रेजेंट होगा? sp2 में। और अब आप ध्यान देना, अगर ये लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है sp2 में, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। जो इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो गए वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या समझ में आया? क्योंकि एक बात सोचिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये लोन पेयर इस पाई के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, यस बिल्कुल कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, लेकिन ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? sp2 में। sp2 तो प्लेन में रहेगा, और जो पाइबोन यहां पर बना है ये पाइबोन कौन से ऑर्बिटल से बना होगा? p ऑर्बिटल से, वो परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा। अब आप सोचिए, लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और p ऑर्बिटल पाइबोन जो बना वो p ऑर्बिटल से बना, वो परपेंडिकुलर एक्सिस पर है। क्या ये sp2 ऑर्बिटल इस p के साथ ओवरलैप कर पाएगा क्या? नो। और जब तक ओवरलैपिंग नहीं होगी रेजोनेंस कैसे होगा? रेजोनेंस में तो वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना जो उन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है जो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है। क्या समझ में आ रही बात ये? तो दिस लोन पेयर cannot participate in resonance since it is present in hybridized orbital, and electrons present in hybridized orbital do not participate in resonance। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप सोचिए, ये लोन पेयर अगर sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो sp2 ऑर्बिटल तो प्लेन में होगा, और अगर हम कह रहे हैं कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो पाइबोन प्रेजेंट है उसके साथ ओवरलैप, उसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, तो देखो रेजोनेंस के लिए याद करो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जरूरी है। अब ये पाइबोन किससे बना होगा? p ऑर्बिटल से, और p ऑर्बिटल कैसा होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा। p ऑर्बिटल तो परपेंडिकुलर एक्सिस पर है, और जो लोन पेयर है वो sp2 ऑर्बिटल में है। अब ऐसे में आप सोचिए, लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है sp2 वो प्लेन में, और पाइबोन जिस ऑर्बिटल से बना वो p ऑर्बिटल, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर है। क्या इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है? क्या ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या? नो। और अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन हवा में थोड़ी चले जाएंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ऐसा होता कि ये लोन पेयर sp2 में ना होकर के p में होता और ये p ऑर्बिटल यहां पर पाइबोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता, तो फिर ये आपस में ओवरलैप करते तो इस लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होता। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन क्योंकि ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में नहीं है, ये लोन पेयर किसमें है? sp2 ऑर्बिटल में, और sp2 ऑर्बिटल प्लेन में होगा, तो वो एडजेसेंट में प्रेजेंट p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, और ओवरलैप नहीं करेगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई द लोन पेयर कैनॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस सिंस इट इज प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। पॉइंट है कि हमने इस लोन पेयर का sp2 में लिया, अगर ये p में होता तो डेफिनेटली रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर पाता। तो p में ले लो। देखो, p में नहीं ले सकते क्योंकि लोन पेयर को अगर आप p में लोगे तो जो इलेक्ट्रॉन पाइबोन फॉर्मेशन में यूज हो रहा है उसको आपको sp2 में कंसीडर करना होगा,
और sp2 ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो p ऑर्बिटल में आप लोन पेयर कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज p ऑर्बिटल इज हैविंग इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्या समझ में आया? तो ये रीजन है कि पाइरिडीन में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। शायद आपको नेक्स्ट वाले केस से ये केस और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप ध्यान देना। देखो यहां पर भी नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें भी अगर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर यहां पर भी नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, और देखो इस नाइट्रोजन के लिए भी हम बात करेंगे, विल हैव 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। चलिए यहां पर आप बता सकते हैं नाइट्रोजन के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं? अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, out of 5 electrons of this nitrogen, 3 electrons are involved in bond formation. 1 electron is involved in formation of this bond, 1 electron is involved in formation of this bond, and 1 electron is involved in formation of this bond. तो ये 3 electrons तो bond formation में यूज हो रहे हैं और जो remaining 2 electrons हैं again these are present in the form of lone pair. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रीवियस नाइट्रोजन जैसा केस है लेकिन एक डिफरेंस है। देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं वो तीनों ही इस बार सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। यहां पर आप ध्यान देना, ऑल द 3 बॉन्ड्स आर सिग्मा, व्हाइल इन द प्रीवियस कंपाउंड 2 बॉन्ड्स वर सिग्मा एंड 1 बॉन्ड वाज पाई बॉन्ड। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहां पर अब मैं कह सकता हूं कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस में 3 electrons are involved in formation of sigma bond. 1 electron for formation of 1 sigma bond, 1 more electron for formation of 1 more sigma bond, 1 more electron in formation of 1 more sigma bond, and 2 electrons present in the form of lone pair. और अब आप देखो यहां पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना रहे हैं और तीनों ही सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि अब मैं इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को कौन से ऑर्बिटल में कंसीडर करूं? क्या इस कंपाउंड के सिमिलर यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन को p में और 2 को sp2 में कंसीडर किया जाए? नो, क्योंकि इस बार जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं उनमें से कोई भी बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशन के लिए कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब इस बार आप कह सकते हैं those 3 electrons which are involved in formation of sigma bonds will be present in sp2 hybridized orbitals, 1 in each. इस बार यहां पर आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं उन तीनों ही इलेक्ट्रॉन्स को मैं sp2 में काउंट करूंगा। क्यों? क्योंकि इस बार तीनों बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। Since all the 3 bonds formed by nitrogen are sigma, so the electrons involved in bond formation will be considered to be present in sp2 orbitals. तो अब क्वेश्चन है कि अब फिर यहां पर लोन पेयर किस में प्रेजेंट होगा? तो अब यहां पर ऑर्बिटल कौन सा बचा? p। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे लोन पेयर के फॉर्म में। और अब इस बात ध्यान देना, अगर ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो अब आप कह सकते हैं ये p ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है वो पास वाले p ऑर्बिटल के पैरेलल होगा जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। इफ नाउ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, इट विल बी पैरेलल टू द p ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर p ऑर्बिटल में और ये पाई बॉन्ड जो यहां पर बना वो इस p ऑर्बिटल से बना, और ये p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है और ये p ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल से तो अब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो अब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। सो दिस लोन पेयर विल बी इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो समझ में आया दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल while this lone pair is present in sp2 orbital. very important point. यहां पर अगर बात की जाए तो लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में, जबकि यहां पर लोन पेयर p ऑर्बिटल में। यहां पर हमने लोन पेयर को sp2 में क्यों नहीं लिया? बिकॉज ऑल द 3 sp2 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स। क्योंकि इस बार यहां पर तीनों ही बॉन्ड सिग्मा हैं, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में तो ये sp2 ऑर्बिटल कंज्यूम हो गए, तो जो बचा ऑर्बिटल है वो यहां पर p है, तो फिर लोन पेयर p में होगा। और लोन पेयर अगर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है तो वो पैरेलल कार्बन के p ऑर्बिटल के जो एडजेसेंट कार्बन का p ऑर्बिटल होगा उसके पैरेलल होगा, ओवरलैप करके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। अब आप देखो हमने यहां पर लोन पेयर को p में लिया। क्वेश्चन है यहां पर लोन पेयर को p में क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल था वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। क्योंकि यहां पर अगर एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड विल बी प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल,
और अगर इसका इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल अगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है तो यहां पर बचेगा कौन सा ऑर्बिटल, sp2, तो फिर लोन पेयर sp2 में होगा। तो ये रीजन है कि पाइरिडीन में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है सिंस दैट इज प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल, while in case of pyrrole lone pair is present in p orbital, that is unhybridized p orbital, so it will participate in resonance. So this is very very important difference between pyridine and pyrrole। और ये रीजन है कि मैंने यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कंसिडर किया जबकि यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कंसिडर नहीं किया। शायद आपको समझ में आएगा पाइरिडीन और पायरोल में कंपैरिजन। और इसी कंपैरिजन पर बेस्ड मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो इस कंपैरिजन से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसी के सिमिलर और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान देना। दिस इज फिनाइल कार्बेटाइन। And this is allyl carpetine. These are two carpetines, phenyl carpetines and allyl carpetines, and both the cations positive charge is appear to be in conjugation with pi bond। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही केस में पॉजिटिव चार्ज आपको pi bond के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नजर आएगा। This positive charge is in conjugation with pi bond and this positive charge is in conjugation with pi bond, but still there is difference between these two carpetines। Now what is the difference between these two carpetines? See the difference. In this case this positive charge is involved in resonance, but in this case although positive charge appears to be in conjugation with this pi bond, but still this positive charge does not participate in resonance। ये positive charge resonance में participate नहीं करता है। अब ऐसा क्यों, देखो उसका रीजन मैं आपको क्लियर करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखो अगर इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जैसे कि हम जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो ध्यान देना, इसके लिए आप कह सकते हैं इट विल हैव 3 sp2 hybridized orbitals and 1 unhybridized p orbital, right? इस कार्बन की अगर हम बात करें, देखो जब कार्बन न्यूट्रल होता है तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। बट यहां पर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और क्या मैं कह सकता हूं ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। दिस कार्बन इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 विद कार्बन एंड 2 विद हाइड्रोजन। तो यहां पर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। और आप कह सकते हैं इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, although neutral carbon has 4 electrons in its outer shell, but since it is positively charged, so there is loss of 1 electron, so now it is having 3 electrons and all the 3 electrons are involved in formation of 3 sigma bonds। और अब मुझे आप बताओ which orbital will participate in formation of sigma bond, hybridized orbital और unhybridized p orbital? कौन सा ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p? आंसर है sp2। hybridized orbitals participate in sigma bond formation and pi bond is formed by unhybridized orbital। तो यहां पर आप कह सकते हैं this carbon is having 3 sigma bonds and all the 3 sigma bonds will be formed by the involvement of hybridized orbitals sp2। तो इसका मतलब जो कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान देना, जो कार्बन के पास यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं इन sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे और ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे में आप कह सकते हैं व्हाट अबाउट दिस p ऑर्बिटल, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन दिस p ऑर्बिटल, वी कैन से दैट दिस p ऑर्बिटल इज वेकेंट। यहां पर आप कह सकते हैं ये p ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट p ऑर्बिटल है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दिस p ऑर्बिटल इज वेकेंट, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल एट ऑल because this positively charged carbon is having 3 sigma bonds, is having 3 electrons and all the 3 electrons are involved in formation of sigma bonds and sigma bonds will be formed by sp2 orbitals
So all the 3 electrons will be present in these 3 sp2 orbitals, one in each will be involved in formation of sigma bond. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका p ऑर्बिटल वैकेंट है, और ध्यान देना अगर इस कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है तो that will be parallel to these p orbitals, this p orbital and this p orbital. And now if this vacant p orbital is parallel to this p orbital which is having pi electrons, there will be flow of pi electrons towards vacancy and it will be called resonance. यहाँ पर आप कह सकते हैं ये p orbital vacant है तो यहाँ से pi electron का flow start होगा इसकी vacancy के लिए, मतलब इस केस में resonance होगा. लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. ऐसा क्यों, जरा इसका रीजन समझते हैं. आप बता सकते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा. इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ऑल्दो इट इज हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स बट इट्स नॉट sp, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. क्योंकि रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन नहीं होता है. इस बात को समझना. देखो रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन होना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली स्मॉल रिंग्स में तो पॉसिबल नहीं है. अगर रिंग में नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा हैं, लाइक 15-16 एटम्स की अगर रिंग है तो दैट कैन हैव एनी एटम विद sp हाइब्रिडाइजेशन, बट स्मॉल रिंग्स कैन नॉट हैव एटम विद sp हाइब्रिडाइजेशन. उसका रीजन क्या है? आप सोचिए, रिंग्स में, स्मॉल रिंग्स में sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर sp हाइब्रिडाइज्ड एटम होगा तो शेप कैसा रिक्वायर्ड होगा? लीनियर. अब रिंग में लीनियर शेप कैसे मेंटेन होगा? तो रिंग में लीनियर शेप मेंटेन होना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम बात करते हैं रिंग्स में sp हाइब्रिडाइज्ड एटम प्रेजेंट नहीं हो सकता, स्पेशली स्मॉल रिंग्स में. तो बड़ी रिंग्स में पॉसिबिलिटी बनती है जब एटम्स का काउंट 15 या 16 एटम्स हो, बट उससे नीचे अगर बात की जाए तो रिंग्स कैन नॉट हैव एटम विद sp हाइब्रिडाइजेशन. तो यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp मेंटेन पॉसिबल नहीं है. ये कार्बन अपना हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करता है sp2. अब जरा देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है तो यहां मैं बात कर सकता हूं दिस कार्बन इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब यहां पर अगर हम बात करें तो दिस sp2 कार्बन इट विल आल्सो हैव 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. होगा ऐसा? देखो इस कार्बन के लिए भी अगर बात की जाए तो यहां भी कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? और अब मैं अगर इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में फिल करता हूं तो जैसा कि मैंने यहां पर कहा कि ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दीस 3 sp2 ऑर्बिटल्स, वन इन ईच. ऐसा क्यों? क्योंकि इस कार्बन के लिए आप कह सकते हैं कि इस कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से होगा. इसलिए हमने तीनों ही इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कंसीडर किया और उसके बेसिस पर मैंने आपसे कहा कि p ऑर्बिटल वेकेंट है. लेकिन इस बार आप देखो यहां पर भी कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, बट नाउ दिस टाइम ऑल द 3 बॉन्ड्स आर नॉट सिग्मा. दिस टाइम दिस बॉन्ड इज सिग्मा, दिस बॉन्ड इज आल्सो सिग्मा, बट वन बॉन्ड इज पाई बॉन्ड. और पाई बॉन्ड किससे बनेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से. मतलब अब हम कह सकते हैं, देखो यहां पर कि इस केस में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपको p में कंसीडर करना होगा फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. नाउ 1 इलेक्ट्रॉन विल बी कंसीडर्ड टू बी प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस पाई बॉन्ड. क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p. तो p में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा ना. तो एक इलेक्ट्रॉन को तो मैंने p में काउंट किया है फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आप कोई भी 2 sp2 ऑर्बिटल में ले लो, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं 2 sp2 ऑर्बिटल्स में लेता हूं which will be involved in formation of 2 sigma bonds. This is how this positively charged carbon is forming 2 sigma bonds and 1 pi. तो अब आप सोचिए, अब ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन में अगर इस कार्बन के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है और उन 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो sp2 में प्रेजेंट है जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को हमने p में कंसीडर किया है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो इस बार वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा होगा? sp2 ऑर्बिटल. इस बार हम कह सकते हैं इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो sp2 ऑर्बिटल है. और आप सोचिए अगर इसका sp2 ऑर्बिटल वेकेंट है, अगर इसमें sp2 ऑर्बिटल वेकेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं sp2 ऑर्बिटल तो होगा प्लेन में, जबकि एडजेसेंट में जो पाई बॉन्ड है वो किससे बना होगा? p ऑर्बिटल से. अब p ऑर्बिटल आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस पर है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर, जबकि वेकेंट ऑर्बिटल का है प्लेन में. तो क्या यहां से पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस वेकेंट sp2 ऑर्बिटल में हो सकता है क्या? नो, इलेक्ट्रॉन हवा में थोड़ी जाएंगे.
देखो ये अगर वैकेंट ऑर्बिटल भी p होता और इस p के साथ अगर ये ओवरलैप करता तो यहां से आप कह सकते थे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता था, जैसे मैंने यहां पर बात की। ये फ्लो क्यों हो पा रहा है इस वैकेंट ऑर्बिटल के लिए? क्योंकि ये p ऑर्बिटल इस p के पैरेलल है। लेकिन अगर ये p ऑर्बिटल ना होकर के sp2 होता तो sp2 प्लेन में होता, जैसा कि यहां पर है। और अगर sp2 प्लेन में तो ये p ऑर्बिटल इस sp2 के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, और नहीं करेगा तो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस वैकेंट ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये रीजन है कि यहां पर हम बात करते हैं कि जो वैकेंट ऑर्बिटल है दैट इज sp2 and that cannot participate in resonance because that cannot participate in overlapping with p orbital। जबकि यहां पर जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो p है, और p ऑर्बिटल क्योंकि इस p ऑर्बिटल के पैरेलल होगा तो ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर जाएगा। इसलिए यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैकेंसी के लिए पॉसिबल है, जबकि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैकेंसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? और ऐसी ही कंडीशन, ध्यान देना, ऐसी ही कंडीशन आपको यहां भी मिलती है। ये जो मैंने आपको कार्बेटाइन की कंडीशन बताई फिनाइल कार्बेटाइन की, बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन आपको फिनाइल फ्री रेडिकल और यही कंडीशन आपको फिनाइल कार्बोनाइन में मिलती है। इन सभी में ये बिल्कुल सेम कंडीशंस हैं। इन सभी में अगर बात की जाए तो ध्यान देना, whatever is present on this carbon atom of ring, whether is it positive charge, unpaired electron और नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू sp2 ऑर्बिटल। आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जो वैकेंसी यहां पर है वो कौन से ऑर्बिटल में वैकेंसी है, तो यहां आप कह सकते हैं ये वैकेंसी sp2 ऑर्बिटल में। इस केस में आप कह सकते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो sp2 में प्रेजेंट है। यहां पर आप कह सकते हैं लोन पेयर नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट है वो sp2 में प्रेजेंट है। और अगर ये sp2 में है तो फिर एडजेसेंट कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ में इनका इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि sp2 ऑर्बिटल होगा प्लेन में और p ऑर्बिटल होगा एडजेसेंट कार्बन का परपेंडिकुलर एक्सिस पर, और इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। और अगर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। दिस इज द रीजन व्हाई दिस पॉजिटिव चार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑन कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब ऐसा क्यों? हमने इनको sp2 क्यों लिया? क्योंकि इनका जो p ऑर्बिटल है वो आप कह सकते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इनका जो p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो अगर p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, यहां पर अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होगा? p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो अगर p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में है तो p ऑर्बिटल में तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। तो फिर जो बचा हुआ ऑर्बिटल है वो कौन सा है? रिमेनिंग ऑर्बिटल कौन सा होगा? sp2। और अगर रिमेनिंग ऑर्बिटल sp2 है तो दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्या बात समझ में आई? इस तरह से हम बात करते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में, इन आयंस में, ये आयंस और फ्री रेडिकल्स में पॉजिटिव चार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज लोन पेयर का रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ये एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। देखो यहां पर अगर बात की जाए फर्स्ट एंड सेकंड नाइट्रोजन की, यहां पर अगर बात की जाए फर्स्ट एंड सेकंड नाइट्रोजन की, तो ध्यान देना दोनों ही केस में हम बात कर सकते हैं नाइट्रोजन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन्स। आप देखो थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं। दिस डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन इन रिंग, this double bonded nitrogen in ring is comparable to this double bonded nitrogen in pyridine। आप ध्यान देना, जैसे यहां पर ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है पाइरिडीन में, बिल्कुल वैसा ही आप कह सकते हैं यहां पर ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है इस रिंग में, एंड दिस सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन इन द रिंग इज कंपेरेबल टू द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पाइरोल। ये बिल्कुल ऐसा नाइट्रोजन है। तो आप ध्यान देना, ये जो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है पाइरोल का और ये जो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है पाइरिडीन का, ऐसे दो नाइट्रोजन्स की प्रेजेंस मैंने यहां पर इस कंपाउंड में ली है। अब दोनों नाइट्रोजन्स के अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो दोनों में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
और अब आप ध्यान देना, क्या ये समझ में आ रहा है कि इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, फर्स्ट नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो कौन से ऑर्बिटल में होगा? क्या बता सकते हैं ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, p ऑर्बिटल या sp2 में? तो आंसर है lone pair of first nitrogen will be present in sp2 orbital. Reason? This lone pair is present in sp2 orbital since its p orbital is involved in formation of pi bond. अब देखो यहां पर अगर बात की जाए तो it is having 2 sigma bonds and 1 pi bond. ये sigma bond तो that will be formed by overlapping of sp2 orbitals. This sigma bond will also be formed by overlapping of sp2 orbital. और pi bond किससे बना होगा? p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से. तो इस नाइट्रोजन के लिए आप कह सकते हैं इसका एक sp2 ऑर्बिटल कंज्यूम हुआ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, एक और sp2 ऑर्बिटल कंज्यूम हुआ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, एक p ऑर्बिटल इसका कंज्यूम हुआ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. तो बचा कौन सा ऑर्बिटल? तो ध्यान देना, इस डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इस sp2 नाइट्रोजन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं और एक p ऑर्बिटल है. तो अगर इसके 2 sp2 ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में कंज्यूम हो गए, एक p ऑर्बिटल अगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में कंज्यूम हुआ, तो बचा इसका sp2 ऑर्बिटल, मतलब लोन पेयर किस में प्रेजेंट होगा? sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा. तो यहां पर अगर हम बात करें तो दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल व्हाइल लोन पेयर ऑफ सेकंड नाइट्रोजन विल बी प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल. जबकि यहां पर अगर बात की जाए तो इसका लोन पेयर p ऑर्बिटल में होगा. क्यों? देखो ये नाइट्रोजन भी sp2 है और sp2 नाइट्रोजन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स होंगे और 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा. तो आप देखो यहां पर आप कह सकते हैं दिस सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp2. This sigma bond will also be formed by overlapping of sp2. This sigma bond will also be formed by overlapping of sp2. तो इसके जो 3 sp2 ऑर्बिटल हैं वो तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं. तो बचा कौन सा ऑर्बिटल? p. मतलब ये जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में होगा. और ये अगर कंडीशन है तो क्या समझ में आ रहा है? This lone pair cannot participate in resonance, while this lone pair will participate in resonance. ये लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर ये लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है तो इस p के साथ में इसकी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी. जबकि ये लोन पेयर अगर p में प्रेजेंट है तो ये p इन कार्बन के पैरेलल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा. तो क्लियर हो गई? जो पायरिडीन और पायरोल का केस मैंने आपको समझाया उन्हीं को मैंने मिक्स करके इस कंपाउंड में आपको फिर से एक्सप्लेन किया है. तो इस बेसिस पर आप बता सकते हैं कि किसका रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा और किसका नहीं. ये एक जनरल पॉइंट आप माइंड में रख सकते हैं. अगर रिंग में किसी एटम पर, ध्यान देना, अगर रिंग में किसी डबल बॉन्डेड एटम पर, ध्यान देना, रिंग में अगर किसी डबल बॉन्डेड एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज लोन पेयर हो, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. मेरा पॉइंट सुन लेना, रिंग में अगर डबल बॉन्डेड एटम पर, रिंग में अगर डबल बॉन्डेड एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है, तो वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि व्हाटएवर इज प्रेजेंट ऑन दैट डबल बॉन्डेड एटम, वेदर इज इट पॉजिटिव चार्ज दैट इज वैकेंट ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज लोन पेयर दैट इज रिलेटेड टू sp2 ऑर्बिटल. और अगर sp2 ऑर्बिटल से रिलेटेड है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. अच्छा क्वेश्चन है उसका p ऑर्बिटल क्यों नहीं, p ऑर्बिटल से रिलेटेड क्यों नहीं है? वो पॉजिटिव चार्ज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर जो है वो p से रिलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमने कहा एटम डबल बॉन्डेड है तो उसका p ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बना रहा होगा ना. अब p ऑर्बिटल अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो बचा कौन सा ऑर्बिटल? sp2. और अगर sp2 बचा तो वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. क्लियर हो गई बात ये? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी डिस्कस्ड.